हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। जो फिर से मैं हाजिर हूँ 14 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आपको पता है ये वीडियो पेंडिंग रह गई थी, तो हम इनको कवर कर लेंगे। आज और कल में हमारी जनवरी मंथ की सारी करंट अफेयर्स की वीडियो जो पेंडिंग थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सी विजिल 21, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी ने रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन कंडक्ट किया है? तो रिसेंटली इंडियन नेवी द्वारा सी विजिल एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन 2021 में कंडक्ट किया गया है, इसीलिए इसका नाम सी विजिल 21 है। ये देख लीजिए, इंडियन नेवी द्वारा सी विजिल जो इंडिया की कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है उसका सेकेंड एडिशन कंडक्ट किया गया है 2021 में, तो इसका नाम हो गया है सी विजिल 21। इसका फर्स्ट एडिशन कब कंडक्ट किया गया था? तो जनवरी 2019 में इसका फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया था। ये 2 दिनों तक चलने वाली बाई एनियल यानी द्विवार्षिक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। आपको याद रखना है, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर, उस पर निगरानी के लिए ये सी विजिल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। सी विजिल एक्सरसाइज को ट्रॉपिक्स मॉडल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रॉपिक्स मॉडल मतलब कि हम अपनी रेडीनेस को जो है चेक करते हैं इसमें। तो सी विजिल आप देखिएगा, सेकेंड एडिशन इंडियन नेवी द्वारा रिसेंटली कंडक्ट किया गया है और इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी की बात करें तो 1612 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सम नो वरुणा ये इंडियन नेवी का मोटो है। और 24th नेवी चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में स्पेस एजुकेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए किसके द्वारा 100 अटल टिंकरिंग लैब को अडॉप्ट किया गया है यानी गोद लिया गया है? तो इसरो द्वारा इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी को, स्पेस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 100 यानी 100 अटल टिंकरिंग लैब को गोद लिया गया है। ये देख लीजिए, अभी जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें स्पेस एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी इसको प्रमोट करने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब को अडॉप्ट किया है इसरो ने। ये अटल टिंकरिंग लैब आपको पता ही होगा, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत रन की जा रही है नीति आयोग द्वारा। अब इसरो ने इनको गोद ले लिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसरो यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन और प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करेगा। अटल टिंकरिंग लैब याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये अटल टिंकरिंग लैब ऑल ओवर कंट्री में ओपन की गई हैं। इसरो ने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है 100 अटल टिंकरिंग लैब को। तो इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। किसने की थी स्थापना? विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर आधारित मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन रिपोर्ट जारी की है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। ये देख लीजिए, रिसेंटली इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का मेन पर्पस है 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मैनेजमेंट कैसा चल रहा है इसका इवैल्यूएशन करना। तो आप देखिएगा, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए जारी की गई है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड का 2.7% ज्योग्राफिकल एरिया जो है कवर करता है, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का 5% प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड की जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, इंडिया में 70% उसका पार्ट पाया जाता है। वहीं इंडिया में 705 एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं और जो वर्ल्ड के 60% से ज़्यादा लेपर्ड हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट में रिलीज किए गए हैं प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बुक है गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना 1957। इस बुक को किसने लिखा है? तो गेजिंग ईस्टवर्ड, इस बुक को लिखा है रोमिला थापर ने। किसने? रोमिला थापर, नाम तो सुना ही होगा। रिसेंटली रोमिला थापर द्वारा एक बुक लिखी गई है गेजिंग ईस्टवर्ड। उसमें 1957 में बुद्धिस्ट कम्युनिटी की चाइना में क्या कंडीशन थी उसके विषय में बताया गया है। इस बुक को यानी गेजिंग ईस्टवर्ड बुक को पब्लिश कौन करेगा? सीगुल बुक्स लंदन लिमिटेड द्वारा पब्लिश किया जाएगा। देखिए 1957 में रोमिला थापर चीन में थी, जो गोबी डेजर्ट है वहां पे काम कर रही थी, और 1957 में बुद्धिस्ट कम्युनिटी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। कहाँ पे? चाइना में। जिसको देखते हुए 1959 में जो दलाई लामा थे वो इंडिया चले आए थे।
तो रोबेला थापर की एक बुक है गेजिंग ईस्टवर्ड, इसके विषय में आप पढ़ लीजिएगा, बाकी चाइना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल रिसेंटली किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ये मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? मणिपुर में। ये देख लीजिए, रिसेंटली मणिपुर में जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको पिंक सीजन की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है, पिंक सीजन की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। तो आप देखिएगा, वैसे ही मणिपुर जो है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए पहले से ही फेमस है। इसको वहाँ पर सकुरा इन जापान के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि जापान की आर्मी मणिपुर में एंटर कर रही थी, फिर अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, बहुत कुछ कहानियां हैं। तो आज भी मणिपुर अपने आप में एक जापान के लिए स्पेशल महत्व रखता है। तो उसको देखते हुए चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के साथ मिलकर मणिपुर के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इसने कंडक्ट किया था। मणिपुर की बात करें तो कैपिटल है इम्फाल, सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और याद देखिएगा, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में ही है, जिसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। ये केबुल लामझाओ नेशनल पार्क कहाँ है? लोकटक लेक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फंक्शन रिसेंटली किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऑर्गेनाइज किया है। एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा बीईई के साथ मिलकर नेका यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस बार 30वां एडिशन था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स का। इस दौरान क्या किया गया? इस दौरान एक साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा, साथी स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। साथी पोर्टल का मेन पर्पज ये है कि हमारे देश में जो एमिशन है उसकी इंटेंसिटी को 2030 तक 33 से लेकर 35% तक कंट्रोल कर लिया है। तो 33 to 35% एमिशन इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है 2030 तक। किस लेवल पे लेके आना है? 2005 के लेवल से ये टारगेट रखा गया है, अपने याद रखिएगा। ये COP21 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसका टारगेट है। तो रिसेंटली नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इसका 30th सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स की मदद से। इंडिया का टारगेट भी बढ़ गया है, आपको पता ही होगा। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंडिया 2030 तक बढ़ाकर कितना करेगा? 450 गीगावाट करेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो मार्च 2002 में इसकी स्थापना हुई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस कंट्री द्वारा टॉप पोजीशन हासिल की गई है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किया है जापान ने। जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट है एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये देख लीजिए, जापान लगभग 191 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री पाता है जापान, इसलिए जापान टॉप कर रहा है किसको? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंडिया की रैंक क्या है। तो 2021 के लिए इंडिया की रैंक है 85th, 50वें प्लेस पर 85th प्लेस है इंडिया का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। लास्ट ईयर रैंक क्या थी इंडिया की? तो 84th थी। तो इंडिया को एक प्लेस का नुकसान हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए, इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं सिर्फ 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री पा सकते हैं। तो लास्ट 3 वर्षों से जापान टॉप पे है। सेकंड नंबर पे कौन आया इस बार? सिंगापुर आया है। तो बस इतना टॉप 2 याद रख लीजिए, और टॉप 3 वर्षों से जापान टॉप पे है। हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट जारी करता है। इंडिया की रैंक आई है 85th इस बार में। 2006 से ये रैंकिंग जारी की जा रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 199 पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी करता है, और इसमें बताया जाता है कि किस कंट्री के कार्ड होल्डर्स यानी पासपोर्ट होल्डर्स कहाँ पर वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। उसी आधार पे कोई कंट्री पावरफुल मानी जाती है पासपोर्ट के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वन प्लैनेट समिट, जो कि वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज की जानी है। इसको कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करेगी? तो 4th वन प्लैनेट समिट इसको फ्रांस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। रिसेंटली फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो 4th वन प्लैनेट समिट को ऑर्गेनाइज कर रही है यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक की मदद से। ये वन प्लैनेट समिट इसका मेन पर्पज है वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ये जो 4th एडिशन है वन प्लैनेट समिट का, इसका थीम क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ये थीम याद रखिएगा। जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 2017 में फर्स्ट
वन प्लैनेट समिट को, तब से ये एनुअल ऑर्गेनाइज किया रही फ्रांस द्वारा। तो आप देखिएगा फ्रांस ने 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया है वन प्लैनेट समिट का। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो अक्टूबर 1945 स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और यूएन में टोटल 193 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। इस बुक को रिसेंटली किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस बुक को लिखा है विधु विनोद चोपड़ा। आपको याद ही होगा 3 इडियट्स मूवी विधु विनोद चोपड़ा की मूवी थी। इन्होंने अनस्क्रिप्टेड बुक को लिख दिया है, ये देख लीजिए, अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। इस बुक को लिखा गया है विधु विनोद चोपड़ा द्वारा। आप याद रखिएगा अभिजात जोशी ने इसमें सहयोग किया इनको, मतलब कि विधु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा, इतना याद रखिएगा। तो विधु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी। पब्लिश कौन करेगा इस बुक को? पेंगुइन ई बरे प्रेस द्वारा पब्लिश किया जाएगा। विधु विनोद चोपड़ा मैंने आपको पहले बता दिया, डायरेक्टर थे कौन सी मूवी के? 3 इडियट्स मूवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमईज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया गया है? तो एमएसएमईज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारतीय एयरटेल ने, किसने? भारतीय एयरटेल ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। ये देख लीजिए, भारतीय एयरटेल और एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के डिजिटाइजेशन के लिए या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आत्मनिर्भर भारत गोल को अचीव करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। आप सभी को पता है जो इंडियन एमएसएमई सेक्टर है मोस्टली वो कैश में ट्रांजेक्शन करता है, अभी वो डिजिटली इतने कैपेबल नहीं हुए हैं। तो इसके लिए एयरटेल ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है, रखिएगा, एनएसआईसी और भारतीय एयरटेल ने। एनएसआईसी की बात करें, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन 1955 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और विजेंद्र एनएसआईसी के सीएमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए माइक्रोकॉप्टर ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो माइक्रोकॉप्टर डेवलप किया गया था GYK रेड्डी। किसने डेवलप किया था? GYK रेड्डी। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं GYK रेड्डी, इनके द्वारा ही माइक्रोकॉप्टर डेवलप किया था। जो ये माइक्रोकॉप्टर का ट्रायल हुआ था जम्मू कश्मीर में, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं उनके द्वारा किया गया था। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है निगरानी के पर्पज से। तो माइक्रोकॉप्टर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर निगरानी करने के लिए किसने डेवलप किया है? लेफ्टिनेंट कर्नल GYK रेड्डी ने। बात करें अगर इंडियन आर्मी की तो 1895 में स्थापना हुई थी। कमांडर इन चीफ हमेशा इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं इसके। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? KM करियप्पा और दूसरे थे सैम मॉनिक्सा। अभी तक इंडिया में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं। आर्मी चीफ कौन है? तो 28th आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। हालांकि फर्स्ट CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नीति आयोग द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है? तो नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने कोलैबोरेशन किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए। ये देख लीजिए, फ्लिपकार्ट और नीति आयोग इन्होंने कोलैबोरेशन किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए। पहली बार ऐसा कोई कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए 2017 में ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था नीति आयोग द्वारा, लेकिन इसको अपडेट करना था क्योंकि ये ठीक ठाक नहीं था। तो नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए। नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 में इसने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार और CEO कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज 2021 में जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे उनको रिकवरी करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की है आउटस्टैंडिंग ड्यूज को कवर करने के लिए। ये देख लीजिए, पंजाब की कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च कर दी है जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं उनको कवर करने के लिए। इसमें क्या होगा, जो ट्रेडर्स हैं यानी व्यापारी, उनको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने पेंडिंग एरियर्स जो हैं उनको पे कर सकें। लगभग 121 करोड़ का ये वन टाइम सेटलमेंट हो पाएगा अगर ये स्कीम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो SME सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो इसके देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च कर दी है। पंजाब
ये मैप में आप देख सकते हैं, कैपिटल है चंडीगढ़। क्यों चर्चा में था? क्योंकि ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया था पंजाब गवर्नमेंट ने। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको ईज करने के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया था। साथ ही साथ बर्ड फ्लू के चलते पंजाब को कंट्रोल्ड एरिया भी घोषित कर दिया था पंजाब गवर्नमेंट ने। सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा रिसेंटली वसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। आपको बताना है वसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक कहाँ स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। तो लगभग सारी जो महाराष्ट्र की सहकारी बैंक थी, धीरे धीरे करके आरबीआई उनका सबका लाइसेंस कैंसिल कर रही है। आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये काम कर सकता है। बैंकों का रेगुलेशन करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है। ऐसा कहा जा रहा था कि वसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका लाइसेंस आरबीआई द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। तो आप देखिएगा, वसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक कहाँ की है? उस्मानाबाद महाराष्ट्र की बैंक है। इसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। बाकी आप आरबीआई के विषय में पढ़ लीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किसकी रिकमेंडेशन पर? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। आप याद रखिएगा, 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर हो गया था। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था और 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई की 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जपराव सदर नुर्गोजोएविक, जपराव सदर नुर्गोजोएविक रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो जपराव सदर रिसेंटली किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ये देख लीजिए, ये हैं जपराव सदर। ये पैट्रियोटिक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे किर्गिस्तान के। अब किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं जपराव सदर। नाम याद रखिएगा। इससे पहले ये किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हालांकि अब जपराव सदर यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। ये देख लीजिए, ये है मैप में किर्गिस्तान, छोटा सा कंट्री है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कैपिटल क्या है इसकी? बिश्केक। करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और अब प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? जपराव सदर नुर्गोजोएविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनामी प्रॉपर्टीज, अनडिस्क्लोज्ड एसेट और टैक्स इवेजन के विषय में कंप्लेन फाइल करने के लिए ई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इन सबके लिए ई पोर्टल लॉन्च किया गया है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसने इन सबके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आप जाकर टैक्स इवेजन, बेनामी प्रॉपर्टीज और अनडिस्क्लोज एसेट की कंप्लेन कर सकते हैं। तो सीबीडीटी ने ई पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? कंप्लेन करने वाले को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बाद में वो अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकता है। तो बेनामी प्रॉपर्टीज, अनडिस्क्लोज एसेट और टैक्स इवेजन, इसके विषय में कंप्लेन करने के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। 1944 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं। हालांकि पीएम मोदी से इनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक एकेडमी लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली अमेजॉन एकेडमी लॉन्च की है जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये देख लीजिए, अमेजॉन इंडिया द्वारा एक अमेजॉन एकेडमी लॉन्च की गई है जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें क्या होगा? स्टूडेंट्स को जेईई की प्रिपरेशन करने से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, नेसेसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होंगे, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा अमेजॉन एकेडमी पर। साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने के लिए 15,000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, अमेजॉन ने अमेजॉन एकेडमी लॉन्च की है जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए। जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो तरह से होता है, जेईई मेन और जेईई एडवांस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि पहले जो जेईई एग्जाम वर्ष में 2 बार होता था, वो 2021 से वर्ष में 4 बार होगा। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ने अपनी पहली लिथियम रिजर्व डिस्कवरी रिसेंटली किस स्टेट की इग्नेशियस रॉक में की है? तो इंडिया द्वारा रिसेंटली कर्नाटक के आग्नेय चट्टानों में लिथियम रिजर्व की डिस्कवरी की गई है। अभी तक इंडिया में कहीं भी लिथियम रिजर्व नहीं पाए जाते हैं। अगर हो गया तो सक्सेसफुल हो जाएगा। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो हाल ही में कर्नाटक में लिथियम रिजर्व पाए गए हैं कर्नाटक की इग्नेशियस रॉक्स में, यानी आग्नेय चट्टानों में। तो लिथियम आपको पता ही है, बैटरी जो आपकी होती है लिथियम आयन वाली बैटरी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया अभी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर मोबाइल हैं, इनके लिए लिथियम जो है इंपोर्ट करता है। कहाँ से? चाइना से या फिर ऑस्ट्रेलिया से या फिर चिली से। लिथियम की बात खास बात यह है कि हाईएस्ट
जो लिथियम के रिजर्व पाए जाते हैं वो चिली में पाए जाते हैं। कहाँ पे? चिली में पाए जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है लिथियम का? ऑस्ट्रेलिया। तो रिजर्व और प्रोड्यूसर में अंतर ये होता है कि आपके पास रिजर्व तो हैं लेकिन आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो चिली रिजर्व के मामले में टॉप पे है और ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूसर के मामले में लिथियम पे टॉप पे है। रिसेंटली इंडिया के कर्नाटक में लिथियम के रिजर्व पाए गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो फार्मर्स के लिए फ्रूट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? बच्चू भाई वाला। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।